गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का अध्ययन करने से पहले हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अपने आप में एक नवीन विज्ञान है, क्योंकि जैसा कि पहले बताया है पिछले अध्याय में कि शिक्षा मनोविज्ञान को प्रारंभ में 16वीं सदी में दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अध्ययन किया जाता था, लेकिन वर्तमान में अब ये एक नवीन और अलग शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में एक नवीन विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। यह एक नवीन और व्यवहारिक विज्ञान है। व्यवहारिक विज्ञान इसलिए है कि इसका उपयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक तौर पर करते हैं और नवीन अपने है ही। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं कि स्किनर महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में जो सभी प्रविधि और ज्ञान है वो किससे संबंधित हैं? सीखने से संबंधित हैं और शिक्षा से संबंधित हैं, इसलिए ये सीखने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, यह शिक्षण को प्रभावी और उपयोगी बनाने में सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? शिक्षा के क्षेत्र में जिन भी नवीन विधि और प्रविधियां विकसित होती हैं उनकी सहायता से शिक्षण को प्रभावी बनाता है, रुचिकर बनाता है और विद्यार्थियों को सुगम और सरल शिक्षा उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध होता है। नवीन नवीन प्रविधियां इसके में विकसित होती हैं जो शिक्षण को प्रभावी बनाती हैं। यह अधिगम करता हुआ शिक्षक दोनों के लिए उपयोगी। इसमें ये नहीं है केवल सीखने वाले के लिए उपयोगी है, सिखाने वाले के लिए अर्थात शिक्षक के लिए भी उपयोगी है और सीखने वाले अधिगमकर्ता अर्थात छात्र के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि नवीन विधियों से शिक्षक अपनी जो विषय वस्तु है उसको प्रभावी ढंग से शिक्षार्थी को प्रेषित कर सकता है और शिक्षार्थी नवीन प्रविधियों के माध्यम से अपना जो अधिगम है उसको तीव्र व सरल और सुगमतापूर्वक ग्रहण करता है। नेक्स्ट इसकी सहायता से अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बालक के व्यक्तित्व के विकास सर्वांगीण विकास में उपयोगी है। अर्थात केवल एक पक्षीय या सैद्धांतिक पक्ष की बात नहीं करके उसका व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों पक्षों का विकास होने के साथ साथ जीवन के सभी क्षेत्रों का विकास हो, जैसे शारीरिक विकास भी हम इसमें अध्ययन करते हैं, मानसिक विकास की भी बात करते हैं, ज्ञानात्मक विकास की भी हम इसमें बात करते हैं। अर्थात जीवन के सभी क्षेत्रों अर्थात सर्वांगीण विकास में ये उपयोगी सिद्ध होता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र। इनमें हम देखते हैं सबसे पहले देखते हैं हम वंशानुक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से हम वंशानुक्रम जो है उसका अध्ययन करते हैं, जिस में हम देखते हैं कि किसी बालक विशेष में वंशानुगत जो समस्याएं होती है उसकी अगली पीढ़ी को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती जाती हैं और उसके विकास में वो जो समस्याएं हैं या वो हेरिडिटी प्रॉब्लम्स हैं वो उसको क्या करती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती जाती हैं। इसके बाद में हम बालक के विकास का भी हम क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं उनका हम अध्ययन करते हैं और विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक का व्यवहार किस प्रकार का होता है वो सब हम विकास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान में हम व्यक्तिगत विभिन्नता का भी अध्ययन करते हैं, अर्थात कोई भी व्यक्ति सभी व्यक्ति जन्म से एक जैसे नहीं होते, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं और उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को क्या करवाना चाहिए, शिक्षण करवाना चाहिए। नेक्स्ट व्यक्तित्व। यहाँ हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो व्यक्तित्व में जो एक सामान्य तौर पर व्यक्तित्व शब्द काम लिया जाता है उसकी बात नहीं करके हम शिक्षा के क्षेत्र में जो विशिष्ट अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है उसी की बात करेंगे। एक बालक के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो, वो देश का सद नागरिक बने, उसका नैतिक चरित्र उच्च हो, उसका अधिगम प्रभावी हो और वो क्या हो, उसकी रुचि अभिरुचि योग्यता क्षमता इन सब का विकास कर सके
तो इन सब तत्वों बिंदुओं को हम किसमें शामिल करेंगे? व्यक्तित्व में शामिल करेंगे। नेक्स्ट, अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया में भी शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी सिद्ध होता है। कैसे कि एक जो अधिगम करता है और शिक्षक है, दोनों नवीन विधियों के द्वारा, नवीन विधियों प्रविधियों के द्वारा शिक्षण को क्या कर सकते हैं? प्रभावी बनाते हैं और प्रभावी तरीके से छात्र सीखता है, जिससे सरल शिक्षण सरल और रुचिकर बनता है। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम के निर्माण में उपयोगी। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से पाठ्यक्रम को स्तरानुकूल बनाया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम हम बालक की उम्र और उसकी योग्यता जो एवरेज होता है उसके अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण समिति करती है। इस बात का ध्यान रखा जाता है, इसका बालकों के स्तर का, उनकी मानसिक आयु, उनकी वास्तविक आयु और जो पाठ्यक्रम है, इन तीनों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बालक के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाता है। अगर मानसिक रूप से विबंधित बालक है तो उसको क्या दिया जाता है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग देकर के उसको अभिभावकों को कहा जाता है, निर्देशित किया जाता है कि बालक को क्या करवाएं? चिकित्सकीय परामर्श दिलवाएं और उपचार करवाएं। नेक्स्ट, निर्देशन व परामर्श। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? निर्देशन और परामर्श भी देता है। अर्थात बालकों में जो कोई भी समस्याएं होती हैं, व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं, या बालकों का आगे किस प्रकार बढ़ना है, किस क्षेत्र में जाना है, इस तरह के परामर्श और निर्देशन भी कहाँ मिलते हैं? हमको शिक्षा मनोविज्ञान में मिलते हैं। मापन एवं मूल्यांकन में भी क्या है? ये उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? मापन और मूल्यांकन कर सकते हैं कि कौन सा बालक किस क्षेत्र में कितना प्रभावी होगा या कितना उच्च अध्ययन या आगे बढ़ेगा, इसकी हम एक प्रकार से भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। उसका मापन और उसके जो टेस्ट हैं उनके माध्यम से मूल्यांकन करके हम इसकी घोषणा कर सकते हैं। शिक्षण की जो नवीन विधियां हैं, ये भी हमको किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। नहीं तो परंपरागत जो शिक्षण की विधियां थी, प्रश्नोत्तर विधि या तंत्र विधि, इस प्रकार की विधियों का ही हम क्या करते रहते? उपयोग करते रहते। आज हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमिक अनुदेशन एक ऐसी प्रविधि है जिसमें के माध्यम से छात्र स्वयं प्रभावशाली ढंग से शिक्षण कर सकता है। नेक्स्ट, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में बालक के जो विचार हैं उनमें और बालक के में जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों के साथ साथ उसमें संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं, उसमें वैचारिक परिवर्तन आते हैं, तो वह अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से हम किशोर अवस्था को क्या कर सकते हैं? निर्देशित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं और उसको सही दिशा में ला सकते हैं। नेक्स्ट, अनुसंधान। शिक्षा मनोविज्ञान में दिनों दिन नवीन अनुसंधान होते रहते हैं और उन अनुसंधानों का हम क्या कर सकते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं और शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। थैंक यू, ऑल ऑफ द बेस्ट। अगले अध्याय में हम जो शिक्षण की विधियां हैं, प्रयोगात्मक और अनुज्ञात्मक, उनके बारे में